अच्छा, आज की क्लास में प्रोग्रामिंग की बिल्कुल लास्ट क्लास है ये, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन टेक्स्ट फाइल टू अनदर टेक्स्ट फाइल। ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल से जितना भी डेटा है वो सारे का सारा दूसरी टेक्स्ट फाइल के अंदर आपने ट्रांसफर करना है। ठीक है, एक फाइल टेक्स्ट फाइल से डेटा उठाना है और डेटा दूसरी टेक्स्ट फाइल में ट्रांसफर करना है। यानी कि यहां पर एक टेक्स्ट फाइल पड़ी है और ये दूसरी टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, ये है टेक्स्ट फाइल, इसका नाम क्या रख लेते हैं, टेक्स्ट फाइल ए रख लें। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, फाइल ए नाम रख लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं फाइल बी नाम हम रख लेते हैं। ठीक है, इसका डेटा सारे का सारा दूसरी फाइल में हमने ट्रांसफर करना है। यहां से डेटा क्या होगा, रीड होगा, और इस तरफ डेटा क्या होगा, राइट होगा। एक फाइल से डेटा रीड करके दूसरी फाइल में डेटा क्या करेंगे, राइट कर देंगे। ठीक है, ये बात की नहीं। इसको ओपन करेंगे किस पर्पस के लिए, और ये किस रीड के लिए होगा, ये राइट के लिए होगा। इसका मतलब ये अभी बनी भी नहीं है, ये बनानी है। इट इज नॉट क्रिएटेड येट, इट नीड्स टू बी क्रिएटेड एंड इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड एंड इट हैज सम कंटेंट्स इन इट। इसके अंदर इस तरह का कोई ना कोई कंटेंट मौजूद है। तो इस फाइल को ओपन करेंगे, ओपन फाइल, फाइल का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसका मोड लिखते हैं, जिस मोड में आपने उसको ओपन किया है। ठीक है, ओपन फाइल, चलें आपके नाम ही इस्तेमाल कर लेते हैं। आपका नाम था hello डॉट txt और इसका नाम था alpha डॉट txt। ओपन फाइल hello डॉट txt, पहले इसको किस पर्पस के लिए ओपन करेंगे, रीड पर्पस के लिए ओपन करेंगे। ठीक है, इसको रीड पर्पस के लिए ओपन करेंगे। ठीक है, फॉर रीड। अच्छा, हमें एक वेरिएबल भी चाहिए जिसमें रीड करके इसने स्टोर कराना है। वी नीड अ वेरिएबल एज वेल, जिसमें जब इसकी लाइन क्या होगी, रीड होगी, तो वो उस वेरिएबल में आके स्टोर भी हो जाए। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, डिक्लेयर माई स्ट्रिंग एज व्हाट, एज स्ट्रिंग। आपने क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस भी करा दिया। दूसरी फाइल आपने ओपन करनी है किस पर्पस के लिए, राइट के लिए। ठीक है, ओपन फाइल, ओपन फाइल, ओपन फाइल, नाम क्या था दूसरी फाइल का, क्या रखना है हमने, अल्फा डॉट txt। फॉर पर्पस क्या होगा इसका, ये राइट पर्पस के लिए ओपन हो जाएगी। ठीक है, राइट पर्पस के लिए ओपन। अच्छा, दो फाइल्स अब क्या हो चुकी है, मेन मेमोरी में ओपन हो चुकी हैं। एक हुई भी है रीड करने के लिए और एक हो चुकी है राइट करने के लिए। मेन मेमोरी अब बैकिंग स्टोर यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ इंटरेक्ट करेगी। ठीक हो गया, ये कर लिया। और उसके बाद क्या होगा, अब यहां पर चूंकि अगर एक लाइन होती तो एक कमांड काफी थी, वहां से रीड करते और इधर राइट कर लेते। अब चूंकि एक लाइन तो नहीं है, लाइनें तो बहुत ज्यादा सारी पॉसिबल है ना। इट इज पॉसिबल कि एक ही लाइन हो एंड इट इज पॉसिबल बहुत सारी लाइंस हो एंड इट इज आल्सो पॉसिबल कोई लाइन भी ना हो। तो जब कोई लाइन भी नहीं होगी, जस्ट टेक्स्ट फाइल है, तो कोई मसला नहीं है, वो जस्ट क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी स्ट्रिंग आके उसमें सेव हो जाएगी दूसरी टेक्स्ट फाइल के अंदर। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब होता है नो वैल्यू, समझ आ रही है। सो खैर क्या होगा, यहां से अब हम लगाते हैं एक लूप which will read all the lines, like which will not read all the lines, which will run for the end number of क्या लिखे, total number of lines times, total number of lines जितनी भी होंगी उतनी दफा वो लूप चलेगा। और उसको चलाने का तरीकाकार ये है, टेक्स्ट फाइल में हमारे पास एक चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, EOF। EOF मतलब एंड ऑफ फाइल।
यहां पे हो जाएगा वाइल नॉट ईओएफ और साथ फाइल का नाम लगाएं जिसको रीड कर रहे हैं। ऑब्वियसली ईओएफ हमेशा रीडिंग में आता है, राइटिंग में तो अगली अगली लाइन जाती जाएगी ना। वाइल नॉट ईओएफ हेलो डॉट टीएक्सटी और यहां पे आ जाएगा डू। यहां पे लिखेंगे यहां से रीड वाली कमांड और साथ ही राइट भी करवा देंगे। जिस फाइल में से रीड करना होगा पहले उसकी कमांड आएगी और राइटिंग किधर आएगी बाद में। या क्या करें, पहले राइट करें या रीड करें? हाँ, अकल क्या कहती है, राइट करना या रीड करना? रीड पहले किया जाएगा तभी तो हमारे पास वो माय स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यू आएगी, ठीक है कि नहीं? राइट तो सेकंड स्टेप में आएगा ना, राइट तो सेकंड स्टेप में आएगा। पहले स्टेप में क्या आएगा, रीडिंग होगी, दूसरे स्टेप में क्या होगा, राइटिंग होगी। समझ आ रही बात है कि नहीं आ रही? सो व्हाइल नॉट ईओएफ, इधर क्या आ जाएगा फिर, रीड फाइल पहले कर लेंगे, रीड फाइल, और फाइल का नाम क्या है, जिस फाइल से रीड करना है उसका नाम लिखना है आपने, हेलो डॉट टीएक्सटी। रीड कर लिया, जिस वेरिएबल में डालना है वो जो आपकी स्ट्रेट वे ये पहली लाइन आएगी, वो जिस भी वेरिएबल में आएगी वो वेरिएबल हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे, यहां पे वो चीज लिख देंगे, ठीक है बात के नहीं? इसको अरे नहीं इस्तेमाल करना अभी, क्योंकि अरे का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा। अरे के लिए मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ इंडिसेस पता होने चाहिए। नंबर ऑफ इंडिसेस जानने के लिए यू मस्ट नो दैट कि कितनी लाइंस हैं उसके अंदर, ताकि उस हिसाब से क्या हो उसका हम डिक्लेयर कर लें। अरे को 1 से लेके 11 लाइंस हैं या 1 से लेके 5000 लाइंस हैं, हमें पता होना चाहिए। समझ आ रही बात ही नहीं? इसके लिए हमें हर दफा यही वाला लूप लगा के ना काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करना पड़ेगा पहले, और उस काउंट को जो है ना डिक्लेरेशन के अंदर दोबारा से इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस काउंट को दोबारा से डिक्लेरेशन के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, ठीक है बात? और फिर दोबारा उसी फाइल को ओपन करना है फॉर रीड पर्पस, ताकि वो अब दोबारा लाइन नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है ये बात क्या नहीं? सो यहां से चले, आपका जो लाइन नंबर 1 है वो इस वेरिएबल में सेव हुआ, और अब यही वाला वेरिएबल हम क्या करेंगे, राइट फाइल, राइट फाइल क्या लिखेंगे साथ, किस फाइल में आपने लिखना है इसको, अल्फा डॉट टीएक्सटी, और यहां पर वही वेरिएबल लिख लेंगे, राइट फाइल अल्फा डॉट टीएक्सटी माय स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है? अब यहां से पहली लाइन सिर्फ उठ के क्या हुई है, ट्रांसफर हो गई है, यहां पर आकर वो पहली लाइन लिखी गई है। अब जब ये दोबारा हम यहां से इसको क्या कराएंगे, एंड वाइल कराएंगे। एंड वाइल दोबारा किधर जाएगा, अपने स्टार्ट इंडेक्स के ऊपर, यानी कि जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आती है किधर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। अब एंड ऑफ फाइल के लिए हम लोगों ने 2 तरीके देखे थे। दूसरा तरीका क्या है, कमेंट्स में मैं लिख देता हूं, वाइल ईओएफ हेलो डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स। सही है बात क्या नहीं? सही है बच्चों, हेलो डॉट टीएक्सटी इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है? ये दोनों चीजें लिख सकते हैं आप, अपनी कंडीशन इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है? हेलो ये जो एंड ऑफ फाइल है ये जस्ट कहां पर आके ट्रू होता है, बाकी हर जगह क्या चल रहा होगा, ये फॉल्स ही होगा। तो लाइन नंबर 1 पे भी इसकी, लाइन नंबर 1 पर ये जो चीज रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। नॉट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, नॉट फॉल्स। व्हाट डज इट मीन, ट्रू। तो ट्रू के ऊपर ये लूप के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वाइल हमेशा ट्रू के ऊपर लूप के अंदर आ जाता है। सिर्फ फॉल्स के ऊपर क्या करता है, वो एंड कर देता है। तो ये फॉल्स कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब यहां पर आएगा, तो जब फाइल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एंड ऑफ फाइल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एंड ऑफ फाइल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब एंड ऑफ फाइल ट्रू हो जाएगा तो नॉट ट्रू का मतलब क्या होगा, तो अब ये कंडीशन एज अ होल पूरी क्या हो जाएगी, तो अब ये वाइल का लूप फिर नहीं चलेगा। बात समझ आई?
फाइल का लूप नहीं चलेगा। तो अभी क्या हुआ, ये सारी की सारी लाइनें क्या हो रही हैं, बारी बारी कर कर ये ट्रांसफर होती जा रही हैं, बारी बारी कर कर ट्रांसफर होती जा रही। अब आपकी मर्जी है, आपने इसके अंदर लाइनें काउंट भी करवानी थी, आपने इसके अंदर कोई और काम करवाना था, जैसे आउटपुट भी करवाना था उस लाइन को, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप लूप के अंदर ही आउटपुट करवा सकते हैं। क्यों कि आपके वो जो लाइन है वो आपकी किस में सेव हो चुकी है, अब माई स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है, और हर अगले साइकिल में माई स्ट्रिंग की जो सी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। माई स्ट्रिंग की जो सी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई जी बच्चों, समझ आ गई है? अब जब सारी लाइनें यहां से करते 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 जब इवन ये लास्ट वाली लाइन भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, तो अब राइटिंग और रीडिंग वाला स्टेप क्या हो जाएगा, खत्म। फाइल से बाहर निकलेंगे तो दोनों फाइल्स जो ओपन मोड में थी उन दोनों को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, ताकि वो मेन मेमोरी से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, दोबारा जाके बैकिंग स्टोर में सेव हो जाए। ठीक है बात? तो यहाँ पे हमें दोनों फाइल्स को क्लोज करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस फाइल को पहले क्लोज करते हैं, क्योंकि दोनों को ही करना है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जिसको पहले कर दें, ठीक है, जिस मर्जी को पहले कर दें। क्योंकि हम लोगों ने पहले मिसाल के तौर पे हेलो को ओपन किया था, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर बता रहा हूं, आप दोनों फाइल्स को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पर्पस है जिस मर्जी को पहले आप क्लोज कर लें, इससे फर्क आप लोगों को नहीं पड़ेगा। बच्चों सारों को ये बात समझ आई? देखें बच्चे, अभी जो स्कोप है ना उधर तक रहें, जिधर तक आपका स्कोप है वहां तक रहें, अदरवाइज यहाँ पे पूरा आप उसका जो है ना वो पाथ लिखते हैं, पूरा पाथ लिखते हैं। और पाथ कैसे कॉपी किया जाता है, एक जनरल तरीका है उसका। आप कोई भी फोल्डर आप जब बनाते हैं फाइल, उस पर आप माउस पे जाके ना राइट क्लिक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज में जाके ना उसकी लोकेशन लिखी होती है, उसको कॉपी करते हैं पूरे को, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, फिर उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं हर फाइल के लिए, क्योंकि अक्सर औकात वो फॉर्मेट इंसानों से भूल जाता है। ठीक है, मतलब आपसे भूल जाता है, तो आप उसको याद करने के लिए वहां से देख सकते हैं। अगर वैसे उसकी पूरी, क्योंकि देखें ना समटाइम होता है कॉलन होता है, समटाइम फॉरवर्ड स्लैश होती है, फिर उसके बाद सी लिखा होता है, फिर कॉलन एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, इस तरह ना वो फॉर्मेट होता है पूरा, उसका वो फॉलो करना होता है हमें। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक वैसे छोटी सी चीज ना मेरे जहन में आ रही है, आप लोग एक चीज की तरफ जरा तवज्जो करें, एक चीज की तरफ तवज्जो करें, चूंकि ये काफी एक डिटेल इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बुक वाले ने इसको एड्रेस नहीं किया हुआ, जो कैम्ब्रिज की बुक वाले उसने एड्रेस नहीं किया हुआ, सिर्फ एक बात बोली है कि जी फॉर्मेट चेक एक चीज होती है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस फॉर्मेट चेक को हमने डेटा वैलिडेशन के अंदर इस्तेमाल किया था। ठीक है, उस डेटा वैलिडेशन में हमने कैसे इस्तेमाल किया था, हमने जस्ट ये कहा था कि एक जब आप किसी भी डेटाबेस के अंदर जब डेटा फिल इन कर रहे होते हैं, तो वो एक खास फॉर्मेट को क्या करें, वो पूरा करें, वो खास फॉर्मेट को क्या करें, वो फुलफिल करें। अब फॉर्मेट क्या हो सकता है, फॉर्मेट एक इस तरह की चीज हो सकती है, जैसे एक रोल नंबर था, रोल नंबर में हमने कहा था रोल नंबर क्या है, CS 1 2 3, ये क्या है जी, ये एक खास फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, जिसमें स्टार्टिंग के 2 इंडेक्सेस क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं, और आखिरी 3 इंडेक्सेस क्या हैं, नंबर्स हैं। एज अ होल ये पूरे का पूरा कंसीडर किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ये एज अ होल क्या है, स्ट्रिंग है। शुरू की 2 वैल्यूज अगर आप इसमें से सेग्रीगेट कर दें, शुरू की 2 वैल्यूज क्या कर दें, सेग्रीगेट कर दें, तो शुरू की 2 वैल्यूज क्या है, स्ट्रिंग है, और आखिरी 2 क्या है, न्यूमेरिक, यानी कि क्या है, इंटीजर है, दोनों क्या है, इंटीजर है। अब ये खास फॉर्मेट है ना, हम चेक कर सकते हैं कि शुरू के दोनों क्या होने चाहिए, वो C और S होना चाहिए, और उसके बाद जो मर्जी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके इस तरह से इसको सेग्रीगेट करने के लिए हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, यानी कि एक फंक्शन तो क्या है, लेंथ वाला है। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, समझ रहे बात कि नहीं, फॉर एग्जांपल हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, वेरिएबल का नाम क्या रख लेते हैं, टेम्प, और टेम्प की टाइप स्ट्रिंग की है। टेम्प क्या है,
टेम्प स्ट्रिंग होगा। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ टेम्प निकालेंगे। अगर तो इफ लेंथ ऑफ टेम्प इज इक्वल टू 5, देन यहां पे आउटपुट क्या कर लेंगे, रोल नंबर इज वैलिड, और एल्स में क्या लिख देंगे, रोल नंबर इनवैलिड रोल नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहां से एंड एफ हो जाएगा। यही चीज अगर आपने री इनपुटिंग की तरफ लेके जानी है, समझ आ रही है कि नहीं, इफ यू वांट टू री इनपुट द डेटा, तो आप इसमें वही लूप लगा के इसको फिर से ऊपर ले आए, दोबारा से लूप लगा के यहां पे क्या लिखें आप, रिपीट लिखें, रिपीट के बाद यहां पे आप क्या कराएं, इनपुट टेम्प कराएं, और टेम्प उसने क्या किया है, ये वाला टेम्प एंटर किया है, टेम्प उसने क्या एंटर किया है, ये वाला। अगर उसकी लेंथ क्या हो, 5 के इक्वल हो जाए, तब रोल नंबर क्या है, वैलिड। अगर तो 5 के इक्वल ना हो, इनवैलिड रोल नंबर। यहां पे आप क्या कहेंगे फिर इसके साथ, एंटर अगेन। समझ आ रही बात कि नहीं। और इसी रिपीट के बिल्कुल नीचे यहां पे क्या लगा दें आप, अंटिल लेंथ किसके इक्वल हो जाए, 5 के इक्वल हो जाए। लेंथ ऑफ टेम्प जब 5 की इक्वल हो जाएगी, तब ये अंटिल से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अदरवाइज बार बार क्या करता रहेगा उसको। ये तो पहली बात हो गई उसकी, ये तो सिर्फ कितना आ गया, उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करना। अब उसकी जो फॉर्मेट चेकिंग वाली बात है, फॉर्मेट में तो ये भी आता है ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, रेंज चेक हो गई उसकी, लेंथ चेक लगा दी। अब आते हैं फॉर्मेट के ऊपर। अब फॉर्मेट चेक समझने के लिए आपको ना इसमें से अलग करना होगा। पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सी, दूसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। बात समझ आ रही है, पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सी, और दूसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात क्या नहीं। अब आप लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा है, बिल्ट इन फंक्शन पढ़ा है, उसका नाम क्या था, याद है, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग याद है कि नहीं। सब स्ट्रिंग में सबसे पहले क्या लिखते थे आप लोग, वेरिएबल का नाम। सबसे पहले क्या लिखते थे आप, उसके बाद क्या लिखते थे, वेरी गुड, आप लिखते थे स्टार्टिंग इंडेक्स। इसके बाद क्या लिखते थे, नंबर ऑफ इंडेक्सेस टू गो फर्दर। भूल गए तो गेम सारी उलट जाएगी। ये बातें भूल गए तो गेम सारी उलट जानी है, भूलनी नहीं है। ये बातें लिखते रहा करें बार बार, ताकि याद रहे। कॉपी नहीं जाया होगी आपकी, आपको याद रहेगा तो ये पैसे पूरे हो जाने आपके। तो लिखते रहें बार बार। अगर आपको थोड़ा सा कोमा के अंदर भी फर्क फील हो रहा है ना कि नहीं मुझे याद हो रही बात, तो उसका मतलब है तैयारी अच्छी नहीं है आपकी। तो आप लिखते रहा करें बार बार चीजों को, जितनी दफा लिखेंगे आपको बार बार फिर से चीज याद होगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यही काम अगर मैं यूं करूं, सबस्ट्रिंग टेम्प, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या ले लें हम, 1 से कितना आगे जाएं, 1 तक या 1 तक नहीं जाते, 2 तक जाते हैं। मुझे CS निकालना था ना, 2 तक निकालते हैं। ठीक है, सबस्ट्रिंग टेम्प 1,2 इज इक्वल टू CS, तब वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। वो लिखेंगे ना, वो तो कर लेंगे। अगर एक इसकी इक्वल हो जाए, CS की इक्वल हो, तब वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। समझ आ रही बात है कि नहीं। अब तो ये लेंथ चेक लग गया, इसके साथ एक और चेक लगेगा, एंड और भी क्या होना चाहिए, ये एक चेक है, लेंथ भी उसकी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। पहले 2 कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, CS होने चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं, याद है कि नहीं, समझ आया। अब यहां पे क्या लिख लेंगे हम, अब ये भी कर सकते हैं,
इसका जो आंसर है किसी डमी वेरिएबल में सेव करके उस वेरिएबल को कहें कि वो वेरिएबल CS के इक्वल होना चाहिए। इस पूरे का आंसर किसी डमी वेरिएबल में सेव करके, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, पहले 2 कैरेक्टर्स आएंगे, वो किसी वेरिएबल में सेव करके उस वेरिएबल को CS के साथ कंपेयर कर लेना। बात ये कि ये डायरेक्टली कर लें, वेरिएबल ना जाए करते हम लोग, हम ये डायरेक्टली कर लेते हैं। सब स्ट्रिंग और यहां पे लिख लेते हैं temp, 1, 2 इज इक्वल्स टू CS। अगर CS हो गया, रोल नंबर क्या है, यानी कि इसकी टोटल 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ऐसा ही है कि नहीं, वेरी गुड। दूसरी शर्त क्या है, पहले 2 कैरेक्टर्स CS होने चाहिए, वो भी अगर मान ली बात तब भी रोल नंबर वैलिड है। तीसरी कंडीशन क्या है, उसके बाद वाली जो कैरेक्टर्स हैं, यानी कि 5 में से 2 क्या हो गए, स्टार्टिंग वाले, आखिरी वाले न्यूमेरिक होने चाहिए। आखिरी वाले क्या होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए। समझ आ रही मेरी बात है कि नहीं समझ आई, आगे तो एक तो कंडीशन हो गई ये वाली, देन नहीं लिख रहा क्योंकि वहां पे मुझे एक और कंडीशन भी लगानी है। और इन सबको क्या होना चाहिए बीच में, और या एंड, क्योंकि ये मस्ट है, तीनों कंडीशनें क्या मस्ट ट्रू होनी चाहिए। कोई एक भी फॉल्स हुई तो ओवरऑल पूरे की पूरी लॉजिक क्या हो जाएगी, फॉल्स कंसीडर होगी, तो रोल नंबर वैलिड नहीं होगा। क्योंकि आप फॉर्मेट चेक कर रहे हैं, देखिए फॉर्मेट चेक बहुत सारी जगहों में लगता है। आपका जो नेशनल आईडी कार्ड नंबर है, आपका पासपोर्ट नंबर है, सब जगहों में क्या लग रहा होता है, जैसे एक पासपोर्ट नंबर है, मिसाल लेते हैं, पासपोर्ट नंबर है इस तरह का। अब इस पासपोर्ट नंबर का एक खास फॉर्मेट है, चलें बता देता हूं आज आपको। ये जो शुरू के 2 कैरेक्टर्स होते हैं ये रैंडम होते हैं, फिर उसके बाद इंटीजर्स आते हैं, और आखिर में जो ये जो लिखा होता है ना डिजिट, ये या 1 लिखा होता है या 2 लिखा होता है या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये वो जो पासपोर्ट इशू किया होता है ना आपने, ये उसकी नंबर होता है, कितने पासपोर्ट अभी तक आप इशू कर चुके हैं। अगर 3 लिखा हुआ है तो इट इज योर 3rd पासपोर्ट, अगर 1 लिखा हुआ तो इसका मतलब होगा वो आपका पहला पासपोर्ट है, अगर ये 2 लिखा होगा तो उसका मतलब है वो आपका दूसरा पासपोर्ट है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं। उसके ऊपर भी एक फॉर्मेट चेक लगा हुआ होता है कि गलत ना एंटर कर दे कोई, सही है ये बात कि नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद जो आपका आईडी नंबर होता है 37405 1 2 3 4 5 6 7 एंड फिर 1 से शुरू कर देता हूं इसको। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें कितने होने चाहिए, विदाउट डैशेस 13 होने चाहिए, विद डैशेस 15 होने चाहिए। पहला चेक लग गया इसके पास। शुरू के जो उनसे कैरेक्टर्स हैं वो 5 होने चाहिए, यह आपके आईडी नंबर के ऊपर है। 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए, फिर आपके पास यहां पर 7 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और आखिर में कितना कैरेक्टर होना चाहिए, 1 कैरेक्टर। तो टोटल मिला के 13 कैरेक्टर्स होते हैं विदाउट डैशेस। 15 काउंट करके 2 डैशेस माइनस कर लें, 13 ही रह जाएंगे आपके पास। और फिर ये जो आखिरी वाला होता है ये एक और चीज भी आइडेंटिफाई करता है, जेंडर। क्या आइडेंटिफाई करता है, जेंडर, ठीक है। जो मेल होता है, मेल के जो आखिरी डिजिट्स हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। मेल के आखिरी डिजिट्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। फीमेल के आखिरी डिजिट्स इवन होते हैं। अब्दुल्ला वसीम क्या सोच रहे हो, क्या नाम है, अब्दुल्ला मसूद, अपना आखिरी नंबर सोच रहे हो, चेक कर लेना घर जाके, इवन तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो ये चेक लगता है यहाँ पे, ये अगर मेल हो ना तो मेल के लिए ऑड नंबर होता है आखिरी डिजिट, फीमेल होगा तो वो इवन होगा। अभी भी सोच रहे बैठा मेरा क्या है, जाके चेक कर लेना, ठीक है, कंफर्म हो जाएगा। अगर गलत हुआ तो उसको ठीक करा ले पहले से ही, ठीक है। लंबा प्रोसेस है उसका, लेकिन ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको मेडिकल बनाना पड़ेगा उसके लिए। खैर तवज्जो रखें, यहां पर भी ना वैलिडेशन चेक लग जाता है कि फॉर्म फिलिंग करते हुए आपने किसी जगह मेल लिख दिया और अब्दुल्ला मसूद यहां पे जाके आपने इवन नंबर लिख दिया, वो कहेगा डेटा मैच नहीं कर रहा। उधर मेल सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने फीमेल कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है, या वहां पे आपने फीमेल सेलेक्ट किया हुआ अब्दुल्ला, यहाँ पे आपने नंबर आपने ऑड नंबर लिख दिया है, मसला होगा, ठीक है। तवज्जो नहीं दे रहे थे ना, नाखून खा रहे थे आप असल में, इसलिए तवज्जो दें।
ठीक है बच्चों, मुझे पता है जाके लाजमी चेक तो करेगा ही। तो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के ऊपर ना इस तरह के चेक्स अप्लाई होते हैं और हर एक का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। ये सिर्फ ये चीजें चेंज हो रही हैं, लेंथ चेंज हो रही है, ये वाला क्राइटेरिया चेंज होता है, ठीक है। उसके हिसाब से प्रोग्रामर को बताया जाता है ना कि यार ये बनाओ। आपने एक दफा इस चीज को समझना है, और कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है ना कि यार मेरा ये क्वेरी है, इसको रिजॉल्व करें, आप कहेंगे ठीक है लाओ मैं कर देता हूँ। 2 मिनट लगेंगे आपको करते हुए वो लॉजिक, क्योंकि आपने बहुत दफा उसको प्रैक्टिस की और आपका दिमाग समझ जाएगा अच्छा मैंने इसके ऊपर ये वाला चेक लगाना है। यू विल बी मेकिंग अ सॉफ्टवेयर, बोलेंगे ये लो सॉफ्टवेयर बन गया। कभी भी गलत डेटा एंटर करोगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, पॉपअप जनरेट कर देगा कि योर मैसेजेस या योर डेटा इज इनवैलिड, राइट अप्रोप्रिएटली। और आप ये रेगुलर लाइफ में यूज भी कर रहे होते हैं। आप जाके ब्रिटिश काउंसिल का फॉर्म फिलअप करते हैं, बीच में कुछ गलत इंफॉर्मेशन इनवैलिड दे देते हैं, प्रेजेंस चेक लगे हुए होते हैं बहुत सी जगहों में, समझ आ रही है। और उसमें प्रेजेंस चेक भी लगाना है तो वो भी लग सकता है कि टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब टेम्प यहां पे एक साथ ये भी लगा देते हैं एंड के साथ, चलिए वो आखिर में लगा दूंगा, याद कराना मुझे। अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद एक और चेक लगेगा इसके ऊपर, कौन से वाला, आखिरी 3 नंबर्स का, आखिरी 3 नंबर्स का। अब ये आखिरी 3 नंबर्स कहां से शुरू हो रहे हैं, इंडेक्स नंबर क्या है, तीसरे से स्टार्ट हो रहा है, और कितने इंडेक्सेस आगे हैं, ये 3 इंडेक्सेस आगे हैं। कितने इंडेक्सेस आगे हैं, 3 इंडेक्सेस आगे हैं। तो इसको जब हम लिखेंगे, अभी तो लगा ही नहीं, अभी तो एक्सट्रैक्ट होगा ना, पहले एक्सट्रैक्ट तो लेने दें फिर लगेगा। सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टेप नंबर 1 है ना, पहले वो निकाल तो लेने दें मुझे, पहले निकल तो आए। अब दोबारा हम यही काम करेंगे, सब स्ट्रिंग टेम्प, थर्ड लोकेशन से स्टार्ट करके कितने कैरेक्टर्स आगे जाना है, 3 कैरेक्टर्स आगे जाना है। समझ आ रही है, कितने कैरेक्टर्स आगे जाना है, 3 कैरेक्टर्स आगे जाना है। समझ आ रही बात। अब ये जो चीज आपको रिटर्न करता है, सब स्ट्रिंग तो हमेशा आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है, सब स्ट्रिंग हमेशा क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। लेकिन ये अगर तो वो वैलिड है तो उस स्ट्रिंग में डिजिट्स पड़े हुए होंगे, लेकिन कंसीडर एज व्हाट होंगे, स्ट्रिंग होंगे। ये आपको रिटर्न करेगा, किसके अंदर हम डाल देते हैं इसको, एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं। इस वेरिएबल में अगर तो डेटा वैलिड है, अगर तो डेटा वैलिड है तो इसमें क्या पड़ा होगा, तवज्जो रखो नकमे, अगर तो डेटा वैलिड है तो डेटा वैलिडिटी के ऊपर इसमें क्या पड़ा होगा, डिजिट्स पड़े हुए होंगे। क्या पड़े होंगे, 3 डिजिट्स आ जाएंगे इसके अंदर, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या होगा, स्ट्रिंग का फॉर्मेट होगा। कौन सा फॉर्मेट होगा। अब हमारे पास ना एक और फंक्शन भी है, उसका नाम क्या है, स्ट्रिंग टू नम, स्ट्रिंग टू नम। इसमें हम क्या डाल देते हैं, x। ये हमें क्या चीज रिटर्न कर देगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। इस वक्त ये x जो सा है, ये है क्या चीज बच्चों, बोलो ना, और ये क्या चीज है, ये है इंटीजर वेरिएबल होगा। समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग टू नम वाला बिल्ट इन फंक्शन, इसका आर्गुमेंट्स में स्ट्रिंग पास किया जाता है और ये रिटर्न क्या करता है, आपको नंबर। याद रखें इसके आर्गुमेंट में जस्ट वो वाले स्ट्रिंग पास किए जाते हैं जिसमें डिजिट्स मौजूद होते हैं। ये CS को नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता, वो एरर दे देगा, बोलेगा नहीं इट इज रॉन्ग। बात समझ आ रही है कि नहीं, ये CS को नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये 1 2 3 इस तरह के चीजों को जो है ना कन्वर्ट कर सकता है। रॉन्ग है, रॉन्ग है, डेटा इनवैलिड है ना बेटा, दोबारा री एंटर करेगा ना उसको। CS AB1 गलत है ना, क्योंकि लेंथ तो 5 है उसकी, लेकिन पहले 2 कैरेक्टर CS है और अगला जो सा ये चेक है ना, ये चेक उसका एरर क्रिएट जनरेट करेगा। वो उसको हैंडल करने के तरीके हैं, A2 में जाके एक्सेप्शन हैंडल करेंगे हम लोग। जितनी भी दफा ये प्रोग्राम क्रैश करता है ना, क्रैशिंग से बचाने के तरीके हैं, हो सकता है क्रैश से हम बचा सकते हैं। जैसे सम टाइम यू डिवाइड समथिंग बाय 0 तो वो भी क्रैश कर जाता है प्रोग्राम, ठीक है, उसको बचाने के तरीके भी हैं। यहां तक बात समझ आई, स्ट्रिंग और ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अब इस नम के अंदर क्या, नम मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट,
0 एंड लेस देन व्हाट 999, लेस देन 1000 होना चाहिए और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, या इवन 0 भी हो सकता है। अगर किसी का मिसाल के तौर पे रोल नंबर है 000, इट डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया, जैसा क्राइटेरिया आपने उसको फीड इन करवाया है। यानी कि आप मतलब सोचें अगर आपने CS के 100 रोल नंबर जनरेट किए हुए, ठीक है, तो 0 से लेके 99 तक कर लें या 1 से लेके 100 तक की रेंज लगा लें। क्या ख्याल? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रोल नंबर्स दैट आर इशूड, कितने रोल नंबर्स इशू किए हुए हैं ये उस पर डिपेंड करता है। तो एक एग्जांपल दें ताकि मैं नम के ऊपर जो है ना यहाँ पे फिर एक वो क्राइटेरिया लगाऊं। यहाँ पे एक आ जाएगा, फिर क्या आएगा, एंड num is what greater than equal to 1 and num is less than equal to, कितने स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं आप? 99, चले हाँ 999 की ही बात कर, चूंकि हमने फॉर्मेट ही ऐसा लिया हुआ है, ठीक है। खैर इसमें अगर 100 बच्चे भी हैं तो वो 099 098 097 001 002 100 बच्चों के लिए भी इस कंसीडर किया जा सकता है। बात समझ आई बच्चों के? नहीं क्लियर हुआ? ये आ गई आपकी कौन सी वाली कंडीशन? ये तीसरी कंडीशन। अब ये तीनों कंडीशनें मिलके आपका फॉर्मेट चेक बना रही हैं। तीनों कंडीशनें मिलके क्या बना रही हैं? क्योंकि फॉर्मेट में लेंथ 5 होनी चाहिए, शुरू में CS होना चाहिए और आखिर में डिजिट्स होने चाहिए। तो डिजिट्स भी लगा दिया, ये था डिजिट्स के लिए, ये था CS के लिए और ये था 5 कैरेक्टर्स के लिए। पहला चेक 5 कैरेक्टर्स, दूसरा चेक CS, तीसरा चेक डिजिट्स के लिए। एक और बात बच्चों, एक और बात, आपने कहा था सर इसमें प्रेजेंस चेक भी लगाते हैं, तो प्रेजेंस चेक लगाने का तरीका क्या हो जाएगा? एंड अच्छा एक बात सुनिएगा, अभी अभी चीजें रहती हैं। एंड temp is not equal to what? empty string. and temp is not equal to empty string. खाली ना छोड़े वो जगह होती है जिस फील्ड के ऊपर आपका क्या लगा होगा? रेड कलर का स्टेरिक। देखिए भी है ना ऐसी फील्ड फॉर्म फिल करते हुए, आप अगर वो फिल किए बगैर आगे जाएं तो वो एकदम से ना गुस्सा हो जाता है पूरा वेब पेज। ऐसा ही होता है कि गुस्सा हो जाता है, वो एकदम स्क्रीन में पॉपअप जनरेट करता है कि यार मुझे फिल अप करो फिर आगे जाओ। अच्छा जब आप फिल कर लेते हैं उसके बाद फॉर्मेट चेक लगता है, उसके बाद डेटा वैलिडेशंस लगती है। तो सबसे पहले उसमें प्रेजेंस चेक लग रही होती है, आखिर में नहीं लगती होती, सबसे पहले प्रेजेंस चेक लगती है। ठीक है बात क्या? नहीं, अगली बातें बाद में होती। ये आ जाएगा आपका, और फिर आखिर में क्या लिखेंगे आप? देन। फिर आखिर में देन आएगा चारों कंडीशनें लगाने के बाद, और दिस इज फॉर प्रेजेंस चेक। अच्छा ये जितनी कंडीशनें लिखी है ना, जितनी कंडीशन सारी की सारी कॉपी पेस्ट करके आपने अनटिल में भी लिखनी है। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? सारी की सारी कंडीशनें अनटिल में भी लिखनी है। समझ आई कि नहीं आई? नहीं समझ आई? आ गई? तो यहां पे भी आप इनको कॉपी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लूप से बाहर निकलने ही तब देगा जब ये पांचों कंडीशनें फॉलो हो जाएंगी। ठीक है, अलबत्ता अभी तो चूंकि हम इफ वाली बात कर रहे थे तो रन टाइम पर डिसाइड हुआ कि अगर री एंट्री भी करवानी है तो मैंने वाइल लिख दिया, अदरवाइज आप डायरेक्टली इनवैलिड के लिए कंडीशंस लगाते तो जहां जहां इक्वल था हर जगह नॉट इक्वल टू लगा देते, इनवैलिडिटी वाली जिक्र करते हैं आप। अगर आपको मिसाल के तौर पे इफ नहीं लगाना था और सिर्फ आपको री एंटर कराना था बार बार, ठीक है, इफ को मिटा देते तो आप इफ के अंदर ये वाली अगर इनवैलिड रोल नंबर्स एंटर अगेन ये अगर आपको कंसीडर करना होता तो इफ की कंडीशन यहां लगाते और लिखते अगर लेंथ 5 के इक्वल नहीं है तो इनवैलिड है। समझ रहे बात कि नहीं? अगर लेंथ 5 के इक्वल है तो वैलिड है, अगर नहीं है तो इनवैलिड। तो जितनी कंडीशनें ऊपर लिखी हुई है ना फॉर दिस वैलिडिटी वाली, उनके उल्टे लिख लें, इनवैलिडिटी के लिए भी काम आ जाएंगी। समझ आ रही बात कि नहीं? और जब वो अनटिल से बाहर निकलेगा तो नेचुरली वो वैलिड ही है। तो बेशक यहाँ पे यूनिकली प्रिंट करवा लो कि यस रोल नंबर इज वैलिड। क्या ख्याल है? क्योंकि इस अनटिल से बाहर ही तब आएगा जब उसका रोल नंबर क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज तो उससे बाहर नहीं आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये था आपका कौन सा टॉपिक? ये था फॉर्मेट चेक। ये क्या था? फॉर्मेट चेक। और किया हुआ आपने पहले से, कोड नहीं है उसका।
वो पहले से किया हुआ है आपने, जस्ट मल्टीप्लाई कराना है उसको नंबर्स के साथ, हर नंबर को उसकी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है। बल्कि इसको एज एन असाइनमेंट भी किया जा सकता है, उसको असाइनमेंट के तौर पे कर लें। ये सारी कंडीशनें लिख लें यहां पर, एंड substring temp1 to equal to cs and num greater than equal to 1 and num less than equal to 999। ठीक है, तो रोल नंबर क्या हो गया, वैलिड हो गया। ये जितनी भी कंडीशंस हैं ये सारी की सारी इकट्ठी लिखनी है। ठीक है, जगह चूंकि हमारे पास कम थी इसलिए हम लोगों ने हाँ 2 लाइनों में लिखे हैं। ऑब्वियसली आपकी एक लाइन खत्म होगी तो निचली लाइन पे आ पाएंगे। यही तो चीज डेटाबेस में भी होती है कि आप जब सेलेक्ट फ्रॉम वेयर लिखते हैं तो वो 3 लाइनों में लिखते हैं, क्योंकि आप अगर एक लाइन में लिखेंगे तो वो लाइन ही खत्म हो जाती है। तो सोफिस्टिकेटेड अंदाज ये है कि एक एक लाइन में उसको आप डेटाबेसेस में ना सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर लिखते हैं ताकि वो मार्किंग भी आपकी इजी हो जाए। 4 नंबर या 3 नंबर का पार्ट होता है, सेलेक्ट वाले एक, फ्रॉम दूसरा, वेयर तीसरा, या सेमीकोलन आखिरी नंबर। फॉर्मेट चेक समझ आया? ठीक है, अब इतनी अकल तो आ ही गई होगी कि अब आप चेक डिजिट भी, अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये चेक डिजिट निकालने का तरीका है तो फाइंड आउट करें। आपने हर नंबर के उस एक सिंगल डिजिट को उसकी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है। बड़ा ही सिंपल है ये, क्या ख्याल है? ठीक। अच्छा एक बात है, वैसे जैसे आप स्ट्रिंग टू नम करते हैं, नम टू स्ट्रिंग भी चीज कन्वर्ट हो जाती है। यानी नम क्या होगा, वो तो जस्ट इंटीजर्स होंगे, वो जस्ट क्या होंगे, क्योंकि नम है ना, नम के अंदर आप एबीसी तो डाल नहीं सकते हैं। नम के अंदर क्या चीज स्टोर होगी, जस्ट इंटीजर्स। आप उसका फंक्शन लगाए नम टू स्ट्रिंग, तो वही जो 1 2 3 था ना वो स्ट्रिंग वाले उसमें कैटेगरी में चला जाएगा। 1 2 3 लगाए तो डायरेक्टली वो स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर वो 123 काउंट नहीं होगा। नम की दुनिया में उसको 123 पढ़ा जाता था, लेकिन स्ट्रिंग की दुनिया में उसको 1 2 3 पढ़ा जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या करता है, कैरेक्टर्स को पढ़ता है। वो कैरेक्टर्स को पढ़ता है, कैरेक्टर्स की वैल्यू को नहीं देख रहा होता। जैसे ना CS 1 2 3 था, 123 था, ये समझ आ रही है नम की दुनिया के अंदर। लेकिन अगर आप रोल नंबर की दुनिया में बोलेंगे क्या होगा, CS 1 2 3, CS 4 5 9, तो नंबर्स की दुनिया में क्या होगा, 459, 459 उसकी प्लेस वैल्यू काउंट करती है नंबर्स में। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं? नंबर्स में उसकी प्लेस वैल्यू काउंट करती है, ठीक है बात क्या नहीं। लेकिन अगर स्ट्रिंग होगा तो प्लेस वैल्यू का उसको क्या पता यार, स्ट्रिंग का देखिए ना, स्ट्रिंग फीचर क्या कैरी करता है, वो जस्ट की प्रेस को एज अ की प्रेस को एक कैरेक्टर काउंट करता है। तो जो मर्जी की प्रेस आप करें एक्सेप्ट दैट फंक्शन बटन्स, फंक्शन के बटन्स होते हैं ना आपके कीबोर्ड के, उनके अलावा जितने भी आपके स्क्रीन के ऊपर कोई इंपैक्ट छोड़ते हैं, यानी कोई डिजिट है, कोई कोमा, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, इस तरह की कोई चीज भी स्क्रीन के ऊपर आती है, समझ आ रही बात की नहीं, तो उसको क्या कंसीडर किया जाता है, एज अ स्क्रीन प्रेस इज कंसीडर्ड एज वन कैरेक्टर। स्क्रीन मतलब इंपैक्ट ऑन द स्क्रीन, इफ अ कैरेक्टर इज सीन ऑन द स्क्रीन इट इज कंसीडर्ड एज वन कैरेक्टर। स्पेस भी एक कैरेक्टर ही है, ठीक है। तो यहां तक था आपका टोटली जोन सा है, टोटली आपका पेपर 2 का जो प्रोग्रामिंग का हिस्सा है वो है फिनिश्ड, ठीक है। रह गई है हमारी क्या बात, ओनली बूलियन लॉजिक्स। डेटाबेस तो ऐसी छोटा सा टॉपिक था, वो भी खत्म हो चुका है कल, सिर्फ एक चीज रह गई, दैट इज बूलियन लॉजिक, ठीक है। देन आवर कंप्यूटर साइंस सिलेबस विल बी फिनिश्ड इंशाल्लाह।